हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का पार्ट 4 कवर करेंगे। ये अध्याय 2 का है, जो है संसाधन के रूप में लोग। इसके जो 3 पार्ट्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उनको देख सकते हैं। आज की क्लास में हम इसका एक जो टॉपिक रह गया है, जो है बेरोजगारी, उसको आज हम करने वाले हैं कि बेरोजगारी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं बेरोजगारी के बारे में। तो बेरोजगारी को जानने से पहले हम इसकी पहले परिभाषा को जान लेते हैं कि बेरोजगारी होती क्या है। जैसे बेरोजगारी का तात्पर्य है उस अवस्था से या उस समय से जब कोई काम करने का इच्छुक व्यक्ति या काम करने के इच्छुक व्यक्तियों को जब जो मजदूरी चल रही होती है, उस समय जो प्रचलित मजदूरी है, उस मजदूरी पर जब उनको कार्य नहीं मिलता है तो उस अवस्था को हम बेरोजगारी कहते हैं। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति हैं जिनकी आयु 15 से 59 वर्ष है, 59 वर्ष है, और ये व्यक्ति काम करने के इच्छुक हैं, काम करने के इच्छुक हैं। आयु है इनकी 15 से 59 वर्ष और काम करने के इच्छुक हैं, और प्रचलित दर पर प्रचलित दर का मतलब है मजदूरी से है, जो मजदूरी चल रही है उसी मजदूरी पर काम करने को तैयार हैं, काम करने को तैयार हैं, फिर भी उन्हें काम ना मिले तो उस अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी कहते हैं। ये इसकी एक परिभाषा है कि बेरोजगारी होती क्या है, कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 15 से 59 वर्ष के बीच में है, अगर वो काम करने के इच्छुक हैं और जो मजदूरी चल रही है उसी दर पर करने के लिए वो राजी हैं, और फिर भी उनको काम ना मिले तो इस अवस्था को हम बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि चलिए हम देखते हैं, हमने इस कहानी में, इस किताब में हमने देखा एक लड़का था शकल। कौन था? शकल। शकल की बात करें तो इसके पिता थे, इसकी माता थी, और इसके भाई बहन जीतू और सीतू भी थे। अब आप देखिए, इसके जो पिता थे वो खेतों में कार्य करते थे, खेतों में कार्य करते थे, और जो उपज होती थी उसको बेचकर वो अपने परिवार का काम चलाते थे। उसकी माँ शीला जो थी वो घर का कार्य करती थी, वो खेतों में काम करने के इच्छुक नहीं थी। तो क्या हम इनको बेरोजगार कह सकते हैं? वहीं हम देखें, जीतू और सीतू जो अपना सारा समय जो है खेलने में और घूमने में, इसी तरह से काम करने में गुजार देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी छोटे हैं। कैसे हैं? ये छोटे हैं, अभी ये काम की श्रेणी में नहीं आते। तो क्या हम इनको बेरोजगार कह सकते हैं? नहीं। यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को बेरोजगार कह सकते हैं जिनकी आयु 15 से 59 वर्ष होती है। इस संख्या में जितने भी लोग होते हैं, इस आयु में जितने भी लोग आते हैं, उनको हम श्रम बल की श्रेणी में रखते हैं।
अगर ऐसे ही लोग जिनको अगर काम नहीं मिलता है तो उनको हम कहते हैं बेरोजगार। तो इसमें हम जो शकल की माँ है शीला, उसको भी बेरोजगार नहीं कहेंगे, और इसी तरह से उसके दोनों भाई बहन हैं जो सीतू और जीतू, उनको भी हम बेरोजगार नहीं कहेंगे, क्योंकि जो उसकी माँ है शीला वो काम करने की इच्छुक नहीं है, तो उसे हम बेरोजगार नहीं कहेंगे। यद्यपि उसके जो भाई बहन हैं उसको भी हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र अभी काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए हम उनको भी नहीं कहेंगे। यद्यपि इस कहानी में जो शकल है उसके नानी नाना दादा दादी जिनको बताया नहीं गया है वो भी जो हैं बेरोजगार नहीं कहे जा सकते, क्योंकि जो सीतू के भाई बहन हैं वो 15 इस एज से क्या हैं, कम हैं, यानी कि वो 0 से 14 के बीच में होंगे, 14 वर्ष से बीच में होंगे। और उसके जो दादा दादी और नाना नानी हैं वो उनकी एज जो है 60 वर्ष से ऊपर होगी, यानी कि ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्य नहीं कर सकते, इनको श्रम बल में शामिल नहीं किया जा सकता। ये ज़्यादा छोटे हैं इसीलिए ये कार्य नहीं कर सकते, ये ज़्यादा बड़े हैं, अब ये बुजुर्ग हो चुके हैं, अब ये काम नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी में शामिल नहीं कर सकते, इनको बेरोजगार नहीं कह सकते। चलिए अब हम देख लेते हैं कि भारत में बेरोजगारी का क्या प्रकार है। देखते हैं भारत में बेरोजगारी की स्थिति। भारत में बेरोजगारी, तो भारत में बेरोजगारी की बात करें तो भारत में बेरोजगारी दोनों स्तरों पर देखने को मिलती है। भारत में बेरोजगारी शहरों में भी देखने को मिलती है और भारत में बेरोजगारी गांव में भी देखने को मिलती है। तो चलिए एक एक करके हम सभी को देख लेते हैं। तो भारत में बेरोजगारी की हम बात करें गांव में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में हम बेरोजगारी की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी है ना वो दो तरीके से हमको देखने को मिलती है। पहली बात करें हम और दूसरी बात करें हम। पहली बेरोजगारी को हम कहें तो मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। अब मौसमी बेरोजगारी से क्या मतलब है? मौसमी बेरोजगारी से मतलब है कि जब कृषि क्षेत्र में, गांव में कृषि का कार्य होता है तो मौसमी बेरोजगारी ज़्यादातर हम गांव में देखें तो वो कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, और जो कृषि में जो लोग कार्य करते हैं वो ही इस बेरोजगारी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। देखिए खेतों में कार्य होता है कृषि, और कृषि में होता क्या है, कटाई का कार्य होता है। क्या होता है? कटाई, बुवाई, निराई और क्या, गहराई। गहराई, पानी लगाना, खाद लगाना, बीज, इस तरह के कीटनाशक दवा का छिड़कना, ये सारे कार्य खेतों में किए जाते हैं। तो बाकी के समय में क्या होता है, जैसे हमने एक फसल बो दी, फसल बो दी और बोने के बाद जब वो कटेगी क्या होगा, कटेगी, तो उस समय ज़्यादा काम आएगा। बोते समय यानी कि जब हम फसल को बोएंगे, बोने के समय पर और काटने के समय पर जो काम होगा, काटने पर और बोने पर हमें खेतों में ज़्यादातर काम करना पड़ेगा। बीच बीच में तो हमें इसमें पानी लगाने, खाद लगाने और कीटनाशक लगाने की आवश्यकता होगी, तो ज़्यादा उसमें श्रम की हमें आवश्यकता नहीं है। तो बीच के समय में, काटने और बोने के बीच में ये एक जो अंतराल होता है, उस बीच में खेतों में काम करने वाले लोगों के पास कोई कार्य नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। यानी हम ये कहें एक साल के बीच में जब लोगों पर काम नहीं होता है, एक विशेष समय में, साल के अंदर विशेष समय में जब लोगों के पास कार्य नहीं होता है तो उसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। यह बेरोजगारी गांव में किसान जो खेती करते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी तरह से हम देखें दूसरी बेरोजगारी, तो वो होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब ये प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है, जैसे मान लीजिए
एक खेत है, इतना बड़ा खेत है, चलिए ये खेत है, इस खेत में कृषि करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ही काफ़ी हैं। क्या है? 3 लोग इस खेत में आराम से खेती कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि इस खेत में 3 की जगह पर 8 लोग, 8 यानी कि जो 5 लोग हैं वो इसमें एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। यानी कि इस खेत में खेती तो 3 लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें 8 लोग लगे हुए हैं। तो ये जो 5 लोग हैं, ये 5 लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। यानी कि जब इस खेत को, फसल को 3 ही लोग कर सकते हैं और लेकिन उसको 8 लोग कर रहे हैं, तो इन 5 लोगों को हटा दिया जाए, बाकी 3 लोगों ही रहने दिए जाए, तब भी इससे 100 कुंटल अनाज पैदा होना था तो उतना ही होगा। जब 8 कर रहे हैं तब भी उतना ही होगा। यानी कि 3 लोगों, जो 5 लोग इसमें एक्स्ट्रा लगे हैं, उनके कार्य से इसमें किसी भी प्रकार का कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। यानी उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 3 लोग कर रहे थे, और 8 लोग कर रहे हैं तब भी उतना ही हो रहा है। तो इन लोगों को, जो 5 लोग एक्स्ट्रा इसमें काम कर रहे हैं, वो उनको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत जो लोग होते हैं वो हमें कार्य करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उस कार्य का रिजल्ट, उस कार्य का लाभ नहीं मिलता है ज़्यादा। तो इस तरह से गांव में 2 तरह की बेरोजगारी देखने को मिलती है। अब हम बात करें तो जो बेरोजगारी है शहरों में, शहरों में बेरोजगारी की स्थिति क्या है? तो शहरों में हम बेरोजगारी की बात करें तो शहरों में जो बेरोजगारी है वो ज़्यादातर देखी जाए तो शिक्षित बेरोजगारी है। कैसी है? शिक्षित बेरोजगारी है। शिक्षित बेरोजगारी है, यानी कि पढ़े लिखे युवाओं के पास कोई कार्य नहीं है। इसमें हम देखें तो मैट्रिक, स्नातक, परास्नातक, इन सभी लोगों में क्या है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी देखने को मिलती है। शहरों में ये एक आम तरह की बेरोजगारी है जो पढ़े लिखे युवाओं के पास जब कार्य नहीं होता है। एक सर्वे में पाया गया है कि जो स्नातक और परास्नातक लोग हैं उनमें कहीं ज़्यादा बेरोजगारी देखी जाती है। जो मैट्रिक पास लोग होते हैं उनको तो काम मिल जाता है, जो परास्नातक और स्नातक लोग हैं वो ज़्यादा पैमाने पर क्या करते हैं, बेरोजगारी उनमें देखने को मिलती है, उनको काम नहीं मिल पाता है। तो शहरों में यह एक आम तरह की बेरोजगारी है। इस बेरोजगारी में भी हम देखें तो कई तरीके के नए नए आयाम हैं। हम देखेंगे कि किसी एक श्रेणी में पढ़ने वाले या शिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। एक श्रेणी में पढ़ने वाले लोगों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। वहीं हम किसी दूसरे या अन्य किसी विषय में या अन्य किसी क्षेत्र में देखें तो उनकी जो संख्या है काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो कम संख्या जो होती है काफ़ी कम होती है। तो इस तरह का विरोधाभास देखने को मिलता है। और शहरों में देखें तो बड़े पैमाने पर जो युवा हैं वो बहुत ही ज़्यादा तकनीक की पढ़ाई कर रखे होते हैं। यानी जो तकनीकी पढ़ाई है, कौशल वाली है, वो बड़े पैमाने पर कर लेते हैं। उनके पास बहुत सारे लोगों पर अच्छी खासी डिग्रियां होती हैं। लेकिन इसके विपरीत हम देखें तो तकनीकी तो होती है, यानी उनने डिग्रियां तो ले ली हैं लेकिन उनके पास कोई विशेष कौशल नहीं होता है। यानी डिग्रियां उनके पास काफ़ी अच्छी हैं, कई सारी उन्होंने डिग्रियां ले रखी हैं, लेकिन उनके पास कौशल में कमी है। उनके कौशल में कमी है। जो उसके पास कौशल में कमी है तो उसको रोजगार मिलना ज़्यादा कठिन कार्य होता है। जिस व्यक्ति के पास तकनीकी भी है और साथ ही साथ उसके पास अगर कौशल भी है तो उसको रोजगार मिलना ज़्यादा आसान रहता है। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी क्या करती है? बेरोजगारी जो होती है वो हमारे संसाधनों पर क्या करती है? दबाव डालती है। हमारे बहुत से संसाधनों को बेकार कर देते हैं। इससे बेरोजगारी के कारण होता क्या है? युवाओं में निराशा और हताशा
हिताशा की भावना आने लगती है। यानी कि लोगों में बहुत ज़्यादा जब काम नहीं मिलता है, पढ़ने के बाद लिखने के बाद भी जब काम नहीं मिलता है तो उनमें निराश और हताश की भावना आना स्वाभाविक है, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में धन इकट्ठा नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? मुद्रा या धन इकट्ठा नहीं कर पाते, जिससे कि वो अपने परिवार का संचालन कर पाएं। तो इस तरह से हम देखें, जो बेरोजगारी है उससे आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है और ये वृद्धि उन लोगों के ऊपर पड़ती है जो लोग कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। उनका जो पैसा आएगा, वो पैसा जो कमाएंगे, उस पैसे से क्या होगा, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए खाने पीने रहने की व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरह से होता क्या है कि जो कार्य करने वाले लोगों पर बोझ बढ़ता चला जाता है, जो बेरोजगार हैं उनका। तो और हम देखें तो इससे होता क्या है, बेरोजगारी से हमारे समाज में कई प्रकार की गलत भावना, गलत धारणाएं आ जाती हैं। इस तरह से हम देखें कि हमारे लोगों में और हमारे समाज में बेरोजगारी के कारण उनके जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उनके जो जीवन है, उनकी स्वास्थ्य में, उनकी गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा कमी आने लगती है। यानी कि जब वो उनके पास कोई काम नहीं होगा तो उनको अच्छे से खाने पीने को नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। इस कारण से होता क्या है कि लोगों में जो स्कूली प्रणाली है, स्कूली शिक्षा प्रणाली है, स्कूली शिक्षा के खिलाफ अलगाव होने लगेगा। क्यों? क्योंकि लोगों में ये भावना पनपने लगेगी कि हम इतना पढ़े, इतना सब कुछ किया, फिर भी हमें काम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें एक तरह से कहेंगे वो स्कूल से अलगाव की भावना के साथ देखने लगेंगे। तो इस तरह से जो शिक्षित बेरोजगारी है वो शहरों में देखने को मिलती है। और बेरोजगारी की हम बात करें तो बेरोजगारी करती क्या है? बेरोजगारी जो होती है किसी भी देश की आर्थिक विकास दर को कम करती है, यानी मंदी की तरफ ले जाती है। जहाँ जिस देश में ज़्यादा से ज़्यादा युवा बेरोजगार होंगे तो वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या होगी, एकदम खराब होती चली जाएगी, मंद होती चली जाएगी। तो बेरोजगारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था भी बड़े पैमाने पर प्रभावित होती है और इससे हमारे देश के बड़े संसाधनों का बर्बाद होता है। अगर हम अपने देश के युवाओं को रोजगार यानी उनको कौशल और शिक्षा देकर नहीं सके तो वो क्या होंगे, बड़े पैमाने पर हमारे लिए एक दायित्व बन जाएंगे और हमें उनके दायित्वों की पूर्ति करने के लिए हमें जो कार्यरत जनसंख्या है उसके बाहर से उसके जो धन कमाएंगे उससे हम उनका गुजारा करना पड़ेगा। इसलिए वो जो सारी की सारी जनसंख्या जो बेरोजगार है वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी सरकार के लिए एक लायबिलिटी बन जाएगी, जो सरकार को वो दायित्व निभाना पड़ेगा। और हम बात करें हमारे देश में बेरोजगारी की जो दर है बहुत ही ज़्यादा निम्न है। हमारे देश में बेरोजगारी की दर निम्न है, बहुत ही निम्न है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो लोग कार्य करते प्रतीत होते हैं लेकिन वो वास्तव में उत्पादन नहीं कर पाते। तो ऐसे में बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है जिनकी निम्न आय होती है। निम्न आय वाले लोग प्लस जो बहुत कम उत्पादन करते हैं, जिनकी आय तो पहले से कम है और वो उत्पादन भी बहुत कम करते हैं, उत्पादन जो कम करते हैं, ऐसे लोगों को भी एक तरह से हम रोजगार, जिनके पास ये समझ कहते हैं कि इनके पास भी रोजगार है, इनको हम क्या कर लेते हैं, इसमें शामिल कर लेते हैं। हमारे देश की स्थिति ये है कि हमारे देश में बहुत सारे युवा हैं वो बेरोजगार हैं और वो क्या करते हैं, काम ना मिलने की स्थिति में वो खाली तो नहीं बैठ सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, कैसे भी कोई ना कोई कार्य करना पसंद करते हैं। कोई ना कोई कार्य मिल रहा है थोड़ा सस्ता या हल्का तो वो काम करना पसंद करते हैं। निम्न आय और निम्न उत्पादन के कारण वो लोग अधिक मात्रा में कार्य, यानी कि वो अपनी जितनी उनकी ऊर्जा है, उनकी क्षमता है, उसके आधार पर वो कार्य नहीं कर पाते, यानी कि क्षमता के बराबर वो कार्य नहीं कर पाते, इसलिए वो कोई भी कार्य मिल जाए उसी को करने लगते हैं, क्योंकि वो बेकार में खाली तो बैठ नहीं सकते हैं।
इसलिए कोई भी कार्य मिले वो करते रहते हैं, क्योंकि इससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें। अगर इसको भी नहीं करेंगे तो उनके जो जीवन में खाने पीने की जो ज़रूरत है उनकी भी बड़े पैमाने पर कमी दिखेगी और वो और ज़्यादा अपना जीवन बहुत ही निम्न स्तर का गुजारने लगेंगे। तो ये सारी बातें हैं जिनके ज़रिए वो लोग काम करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार हो जाते हैं। चलिए, अब तक हमने बेरोज़गारी की बात करी, अब हम कुछ स्वरोजगार की बात कर लेते हैं। स्वरोजगार यानी स्वरोजगार प्राथमिक क्षेत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है, यानी कि स्वरोजगार। या स्वरोजगार, स्वरोजगार जो है ये प्राथमिक क्षेत्र की एक विशेषता है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र जो है वो उसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, और स्वरोजगार जो है ना उस क्षेत्र की एक विशेषता है। विशेषता का मतलब ये है कि स्वरोजगार जो होता है कृषि क्षेत्र में एक से अधिक लोगों को शामिल कर लेता है, इसमें कई सारे लोग मिलकर काम कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत, हमने प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत देखा था कि एक खेत में जब 2 लोग कार्य कर सकते हैं उसमें उतना ही उत्पादन होगा जिसमें 8 लोग कार्य कर सकते हैं। तो जो 5 लोग एक्स्ट्रा थे जिसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कह रहे थे, तो स्वरोजगार के कारण अब वो जो 5 लोग हैं उनको उसमें रोजगार मिल पा रहा है, वो उसमें काम कर पा रहे हैं और उस रोजगार से वो अपने जीवन का यापन कर पा रहे हैं। इससे रोजगार की जो कठिनाइयां हैं उसमें कुछ कमी आई है, रोजगार की कठिनाइयां का सामना लोग कर पाए, थोड़े सा उससे जीवन में राहत मिल पाई है। इससे इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, यानी कि इससे उनकी गरीबी तो कम नहीं होगी, लेकिन जो उनका जीवन यापन करने में जो कठिनाई आ रही थी उसमें कुछ कमी आएगी। इसीलिए से ये स्वरोजगार है। इसी के साथ लोग अपना कई और काम कर सकते हैं, यानी कृषि का कार्य कर ही रहे हैं, साथ के साथ दुकान चलाना, कोई और कार्य करना। इससे क्या होता है कि लोगों के जीवन में थोड़ी राहत मिलती है। इसलिए स्वरोजगार जो है प्राथमिक क्षेत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब हम बात करें तीनों क्षेत्रों में देखें तो पहला क्षेत्र हो गया कृषि क्षेत्र, और कृषि क्षेत्र में बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो लोग कार्यरत हैं वो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि कार्यों में कार्य करते हैं। पिछले कई वर्षों से देखा गया है कि जो कृषि कार्य है उसमें बड़े पैमाने पर प्रच्छन्न बेरोजगारी मिलती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, यानी जनसंख्या काम करने वाली बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उनसे उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है अब बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण अब कुछ लोग खेतों से छोड़कर यानी प्राथमिक क्षेत्र से छोड़कर अब वो द्वितीयक क्षेत्र में जा रहे हैं। द्वितीयक क्षेत्र यानी विनिर्माण के क्षेत्र में, कंपनियों में, कारखानों में अब वो बड़े पैमाने पर जा रहे हैं। साथ ही कुछ लोग यहाँ से वो तृतीय क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, तृतीयक क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो प्राथमिक क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा लोगों को कार्य में लगाता है। उसके बाद आता है तृतीयक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र इसके बाद आते हैं। तो सबसे ज़्यादा कार्यरत लोगों की संख्या प्राथमिक क्षेत्र में देखी गई है। तो आई होप कि अब आप इस पार्ट को पूरा समझ गए होंगे और बेसिकली आप इस बेरोजगारी वाले पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने सारे पॉइंट्स इसमें अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर आपको लगे कि ये जो सारी कहानी और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं अच्छे हैं, आपके काम के हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए।